ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों को सोने सा रंग देती है। मिट्टी की पगडंडियों पर धूल उड़ती है और समय जैसे ठहर सा जाता है। इसी गांव में एक पुराने कच्चे मकान में मोहन नाम का बुजुर्ग रहता था। उसकी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका बेटा नरेंद्र, जो 2 साल पहले मुंबई काम की तलाश में गया था। मोहन की बूढ़ी आंखें हर चिट्ठी, हर फोन कॉल का इंतजार करती, लेकिन इंतजार कभी पूरा न हुआ। हर सुबह जब गांव का मुर्गा पहली बांग से नींद तोड़ता, मोहन अपने पुराने कपड़े पहनकर हाथ में बांस की लाठी लिए घर से निकल पड़ता। उसके कदम थकान से बोझिल थे, मगर आंखों में उम्मीद की चमक अब भी बरकरार थी। गांव के पश्चिमी छोर पर एक छोटी सी सफेद इमारत थी, बैंक। अंदर लकड़ी के 2 काउंटर थे और हमेशा की तरह मोहन काउंटर नंबर 1 पर खड़ा होता। बैंक क्लर्क रामू उसे दूर से ही पहचान लेता था। हर बार की तरह आज भी उसने मोहन से वही सवाल दोहराया और जवाब ही वही मिला, मेरा बेटा नरेंद्र जरूर पैसे भेजेगा। मगर खाते में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा रहता था। एक पैसा भी जमा नहीं होता। फिर भी मोहन उम्मीद का आलम लिए लौट पड़ता। उसकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम पर थकान हावी हो, पर उसके दिल में उम्मीद की धड़कन तेज थी। नवंबर की ठंडी शाम ढल चुकी थी। मोहन अपने घर में अकेला बैठा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लकड़ी का टूटा फूटा तख्त, कोने में पड़ा एक पुराना रेडियो जिसकी आवाज अब खामोश थी। मगर घर का सबसे जरूरी कोना, रसोई, उजाड़ सा था। वहां सिर्फ खाली बर्तनों की ठनक और धूल की परतें थी। आटा खत्म, चावल खत्म और स्टोव पर बस ठंडा सन्नाटा ठहरा हुआ था। भूख से ऐंठता पेट, कांपते हाथ और सामने पड़ा पुराना कीपैड वाला काला फोन, उसकी आखिरी उम्मीद का सहारा। उसने कांपते हाथों से नंबर मिलाया, हर बटन के साथ एक मूक प्रार्थना करते हुए। दूसरी ओर से नरेंद्र की तेज, व्यस्त आवाज आई, पापा, मैं काम पर हूं, बाद में बात करूंगा। फोन कट गया। मोहन का दिल जैसे उसी पल ठहर सा गया। उसकी नम आंखें उस पुराने काले फोन को एक टक देखती रहीं, मानो उसमें कोई जवाब छिपा हो। मगर दूसरी तरफ कोई नहीं था, न नजर, न हमदर्दी। अगली सुबह मोहन धीमे कदमों से पड़ोसी बिरजू के घर पहुंचा। घर के सामने बरामदे में सूरज झाड़ू लगा रहा था। 22 साल का, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ लड़का, जिसके चेहरे पर मेहनत और सादगी झलकती थी। मोहन ने कांपती आवाज में उससे अपने बेटे को फोन करने को कहा। सूरज ने जेब से फोन निकाला, नंबर मिलाया। दूसरी ओर से नरेंद्र की आवाज आई, वो पैसे भेजेगा, लेकिन पहले पासबुक की फोटो चाहिए। मोहन की थकी आंखों में अचानक चमक तैर आई। उसने अपनी फटी पुरानी पासबुक सूरज को थमाई, जैसे कोई अनमोल खजाना सौंप रहा हो, और उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। दोपहर के 12 बजे मोहन बैंक की देहरी पर कदम रखा। इस बार उसकी चाल में एक अनोखा जोश था, जैसे लंबे इंतजार ने उसे नई स्फूर्ति दे दी हो। उसने अपनी सबसे साफ कुर्ती पहनी थी, जो धुलाई के बावजूद किनारों से फटने लगी थी, और सिर पर पुरानी पगड़ी बांधी थी, जिसके धागे समय के साथ उधड़ चुके थे। कैशियर कुणाल ने उसकी पासबुक हाथ में ली, कंप्यूटर पर उंगलियां दौड़ाई, और अचानक उसकी भौहें आश्चर्य से सिकुड़ गई। खाते में 5,000 रुपए जमा थे। मोहन के लिए एक अनघट चमत्कार। मोहन की आंखें खुशी से झिलमिला उठीं, जैसे सूखे कुएं में पानी की लहर दौड़ गई हो। उसने नोटों को अपनी कांपती हथेलियों में थामा। हर नोट पर उसकी उंगलियां हल्के से रुकी, और घर की ओर चल पड़ा। उस शाम बाजार से लाई गई चावल की बोरी, दाल की थैली और सब्जियों की ताजगी देखकर उसका घर फिर से जी उठा। खामोशी में जीवन की धुन गूंजने लगी।
3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। जब भी जेब खाली होती और भूख फिर से दरवाजे पर दस्तक देने लगती, मोहन सूरज के पास चला जाता। सूरज अपना फोन निकालता, नंबर मिलाता और नरेंद्र हर बार पैसे भेज देता, एक तयशुदा रस्म की तरह। मोहन के मन में एक सुकून पनपने लगा। उसे यकीन हो चला कि उसका बेटा सचमुच उसकी फिक्र करता है, मगर सच्चाई इसके उलट थी, किसी गहरे राज की तरह छिपी हुई। मार्च का महीना आ पहुंचा। सूरज अपने सपनों को पंख देने लखनऊ चला गया था। मोहन अब अकेला गांव के पुराने एसटीडी बूथ तक खींचता हुआ पहुंचा और कांपते हाथों से खुद नरेंद्र को फोन लगाया। दूसरी ओर से नरेंद्र की आवाज आई, ठंडी और बेरुखी से भरी। पापा, मैंने तो कोई पैसे नहीं भेजे, मैं यहां खुद मुसीबत में फंसा हूं। नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, ढंग का काम तक नहीं मिल रहा। मोहन के पैरों तले जमीन जैसे सरक गई। उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। तो फिर ये पैसे कौन भेज रहा था? उसकी आवाज हवा में लटक गई, जवाब के लिए तरसती हुई। सूरज कुछ दिनों बाद गांव लौट आया। मोहन ने कांपती आवाज में उसे सारी बात बताई, जैसे हर शब्द के साथ उसका भ्रम टूट रहा हो। सूरज ने तुरंत अपना फोन निकाला और नंबर चेक किया। गलती सामने थी। आखिरी अंक 8 की जगह 9 दर्ज था। उन्होंने मिलकर उस नंबर पर फोन लगाया। दूसरी ओर से एक युवा, नरम आवाज गूंजी, 25 साल का राहुल, जो दिल्ली की एक छोटी दुकान में दिन रात मेहनत करता था। राहुल की आवाज में चिंता झलक रही थी। पापा, आप ठीक है? पैसे चाहिए तो बताइए। मोहन की आंखें भर आई। आंसुओं ने उसकी थकी नजर को धुंधला कर दिया। बेटा, मैंने तुम्हें नरेंद्र समझा था, फिर भी तुमने हर बार पैसे भेजे। उसकी आवाज में हैरानी और कृतज्ञता का मिश्रण था। राहुल ने हल्के से ठहर कर कहा, पहली बार जब आपने बेटा कहा, मेरे कानों में अपने पापा की आवाज गूंज उठी, जिन्हें मैंने 10 साल पहले खो दिया था। आपकी परेशानी सुनकर लगा कि ये मेरा फर्ज है, जैसे कोई अनजाना रिश्ता बुला रहा हो। मोहन की आंखों से आंसू टपक पड़े, जैसे बरसों की थकान और तन्हाई पिघल कर बह रही हो। उसने कांपती आवाज में राहुल को दुआएं दी, हर शब्द में कृतज्ञता और प्यार समेटे हुए। नरेंद्र दूर रहा, अपनी दुनिया में खोया हुआ, मगर राहुल, जो कभी एक अनजान नंबर था, मोहन का सच्चा बेटा बन गया, दिल से दिल तक का रिश्ता जोड़ते हुए। कभी कभी असली परिवार वो नहीं जो खून के बंधन से बंधा हो, बल्कि वो जो अनजाने में दिल की गहराइयों से उभरता है।